तो भाई तुम्हारा पेपर होने वाला है 26 मार्च को है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो जल्दी से कवर करते हैं, क्विक जल्दी से रिवीजन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगा मैं, क्वेश्चन आप लोग कर लेना, क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप अपने बुक से या फिर जो भी आपने रेफरेंस बुक ले रखे हो या फिर पास्ट ईयर के जो पेपर होंगे, सबसे बेस्ट मैं बताऊं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, बात खत्म, ठीक है। शुरू करते हैं। तो भाई ये चैप्टर जो होगा ना तुम्हारा वो होगा ऑलमोस्ट 6 या फिर 8 मार्क्स का, ठीक है। 6 से 8 नंबर का ये चैप्टर होगा। अच्छे से करके जाना, अभी मैं करवाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। मैंने सारी चीजें ना लिख रखी है, ठीक है। ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट की हेल्प से हम चीजें समझेंगे, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम 50% कॉन्सेप्ट क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना हुआ क्या है यहाँ पे। भाई ये आपका बैलेंस शीट है, ये मान लो ए एंड बी ये दो पार्टनर थे, ए और बी दो पार्टनर थे, उनके बीच में कुछ भी हुआ होगा, ठीक है। उन्होंने सोचा पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर देते, खत्म कर देते हैं। तो भाई ये उस टाइम पे डिसोल्यूशन के टाइम पे ये पार्टनरशिप फॉर्म का बैलेंस शीट है। अब इसको ध्यान से समझते हैं। देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स 75,000 दे रखा है, बिल्स पेबल 30,000 दे रखा है, लोन था एक 10,000 रुपए दे रखा है। ए का लोन, ए का लोन मतलब पार्टनर का लोन, पार्टनर का लोन कितना दे रखा है 10,000, जनरल रिजर्व 24,000, कैपिटल अकाउंट ए और बी का मिलाकर के टोटल 1,20,000 है, और पीएनएल अकाउंट है 5,000, टोटल है 264,000। यहां तक आ गया समझ में। अब देखते हैं भाई यहाँ पे, अब यहाँ पे देखते हैं असेट्स में गुडविल 6,000, बैंक 30,000, स्टॉक 55,000, और बुक डेट 66,000 रुपए जिसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000 है, और प्लांट एंड मशीनरी 45,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग 48,000, बीज लोन कितना है 10,000। अब क्वेश्चन ये आता है, यहां भी एक पार्टनर का लोन है, ठीक है। ये देखो यहां भी एक पार्टनर का लोन है और यहां भी एक पार्टनर का लोन है। तो याद रखना एसेट साइड पे जो पार्टनर का लोन है वो क्या है, फर्म ने दिया होगा, समझ में आ गया। और लायबिलिटी साइड में जो पार्टनर का लोन है, इसका मतलब फर्म ने वो लोन लिया होगा पार्टनर से। यहां तक आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो जब भी बिजनेस डिसॉल्व होता है, ठीक है, तो उसके एसेट्स को क्या करते हैं हम, रियलाइज करते हैं, बेचते हैं। एसेट को बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा, एसेट को बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा वो इन चीजों में, ये आपके प्रायोरिटीज है, यानी इसी सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो पैसे, समझ में आ गया। जैसे तो एप्लीकेशन ऑफ एसेट, एप्लीकेशन ऑफ एसेट का मतलब एसेट को बेच करके जो भी पैसा आएगा वो किन किन चीजों में यूज होंगे। तो सेक्शन 48 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि सबसे पहले जो भी पैसा आएगा वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में पैसा खर्च होगा, ठीक है। क्योंकि भाई बिजनेस डिसॉल्व कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें होंगी ना, रियलाइजेशन पे पैसा खर्च होगा, तो उस पर सबसे पहले ये पैसा खर्च होगा। उसके बाद जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है, आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन कौन सी है, देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटसाइड लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल आउटसाइड लाइबिलिटी। अच्छा एक बात बताओ, ए का लोन, ए कौन है हमारा पार्टनर, ए कौन है हमारा पार्टनर। अब मुझे ये बताओ क्या ए का लोन आउटसाइड लाइबिलिटी है, नहीं, ये तो अंदर का बंदा है ना, बिजनेस के अंदर का बंदा, तो ये हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर होगा, यहीं पे अगर ऐसे होता ए की वाइफ का लोन, या फिर ए के किसी रिश्तेदार का लोन, ए के भाई का लोन, तो वो आउटसाइड होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खुद पार्टनर का लोन है तो ये आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। जनरल रिजर्व, ये तो भाई आपका क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में, ये तो रियलाइजेशन में जाता ही नहीं है, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट है, और ये पीएनएल भी क्या हो जाता है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अभी तक हमें पता चल गया। इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करते हैं, उसके बाद आउटसाइड लाइबिलिटीज, उसके बाद पार्टनर का लोन, उसके बाद क्या होगा, पार्टनर का जो लोन है ये और एक ये क्या होती है, इनकी पेमेंट की जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो भी पैसा बच जाता है फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, फिर जो भी पैसा बच जाता है, रियलाइजेशन का जो भी पैसा बच जाता है, लास्ट में वो क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लास्ट में वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाता है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहां तक पता चला। दोबारा बता रहा हूं, जो भी एसेट को बेच करके पैसा आएगा सबसे पहले वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में खर्च होगा, उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करने में खर्च होगा,
फिर पार्टनर को लोन पे कर, अगर लोन है तो लोन को पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा, और लास्ट में फिर भी जो पैसा बच जाएगा, लास्ट में सारी चीजें करने के बाद जो पैसा बच जाएगा, तो वो क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां तक बात आ गई समझ में। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब आते हैं भाई, अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करें, अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अकाउंटिंग। तो स्टेप वन क्या होता है, देखो कोई भी बिजनेस है वो बंद होने जा रहा है, बिजनेस के अंदर बहुत सारे असेट होंगे, बहुत सारी लाइबिलिटीज होगी, उनके बहुत सारे अकाउंट खोल रखे होंगे हमने, तो सभी अकाउंट्स को क्या करना है, हमें बंद करना है। तो सभी अकाउंट्स को बंद करने के लिए क्या करेंगे, सभी अकाउंट्स को बंद करने के लिए सभी अकाउंट्स को, जितने भी असेट्स है, जितनी भी लाइबिलिटीज, सबको मिला करके एक जगह पे लेकर के आएंगे, और उस जगह का नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर के आएंगे, ठीक है भाई। तो सारे एसेट्स को मुझे बंद करने हैं, सारे एसेट्स को अगर मुझे बंद करना है तो मैं क्या करूंगा, उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूंगा। अच्छा, हमें पता है एसेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, एसेट का बैलेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो एसेट को बंद करने के लिए क्या करूंगा, इनको क्रेडिट करूंगा, यानी इनको क्या करूंगा, मैं क्रेडिट करूंगा, ठीक है। तो जितने भी असेट्स है, असेट्स कौन कौन से है भाई, अच्छा यहाँ पे जो गुडविल है ना, वो आपका नॉर्मल असेट की तरह ट्रीट होगा, याद रखना। रियलाइजेशन में जो गुडविल होती है वो नॉर्मल असेट की तरह ट्रीट होती है, याद रखना, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक अभी मैं नहीं बता रहा, क्यों, क्योंकि क्विक रिवीजन वीडियो है। बस इतना याद रखना कि रियलाइजेशन में जो असेट होता है, गुडविल होती है, वो नॉर्मल असेट की तरह ट्रीट होता है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। टू गुडविल अकाउंट, कितना है भाई गुडविल, गुडविल है 6000, और फिर उसके बाद गुडविल है आपका 6000। उसके बाद वापस आते हैं, क्या मैं बैंक को भी क्लोज करूंगा, नहीं, बैंक अकाउंट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते, ना तो बैंक को करते नहीं तो कैश को करते। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन ये है कि भाई क्योंकि अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, यानी अपनी बिजनेस को बंद कर रहे हैं, तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन होनी है ना, बहुत सारे लेन देन होने हैं पैसों के। तो अगर मैं अपना बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट क्लोज कर दूंगा तो ट्रांजेक्शन किससे करूंगा, समझ में आ गया। इसीलिए बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट ये क्लोज नहीं होते, समझ में आ गया। तो इसको तो मैं क्लोज नहीं करूंगा, स्टॉक को क्लोज करूंगा। स्टॉक कितना है, 55,000, तो स्टॉक है 55,000, तो टू स्टॉक अकाउंट, तो यहाँ पे टू स्टॉक अकाउंट 55,000। यहां तक आ गया समझ में। अब आगे देखते हैं भाई, उसके बाद बुक डेट का मतलब यहाँ पे डेटर, बुक डेट का क्या मतलब है, यहाँ पे डेटर, बस नाम चेंज करके लिख दिया, डरना मत। बुक डेट का मतलब क्या है, डेटर। अब डेटर जो है वो कितना है, कितना लू मैं डेटर, 60,000 लू या 66,000 लू, तो हमें क्या लेना है, 66,000 लेना है। क्यों, क्योंकि ये तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करने के बाद है ना 60,000, लेकिन एक्चुअल में डेटर्स की बुक वैल्यू कितनी है, 66,000। तो यहां पे क्या लेंगे हम, 66,000 लेंगे। तो टू डेटर्स लिख लो या फिर बुक डेट्स लिख लो, 66,000 लिखूंगा। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, अब और देखते हैं। उसके बाद और क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है, कितना है 45,000 की। तो प्लांट एंड मशीनरी, अब टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना है, 45,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अच्छा ये बताओ, जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, क्या ये आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है आपका, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है, क्योंकि ये जो है ना, ये एक फिक्टिशियस एसेट्स है। ये क्या है, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट का मतलब कि इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बिक ही नहीं सकता। तो जब ये बिक ही नहीं सकता तो फिर इसको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने का कोई मतलब तो है नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। ये कहा जाता है, हाँ बिल्कुल सही, जैसे तुमने उसमें पढ़ा है ना, क्या नाम है, पार्टनरशिप, जो एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो तुमने पढ़ा है,
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाकर के डेबिट साइड पे माइनस हो जाता है, समझ में आया, डेबिट साइड पे चला जाता है, यहां तो पता चल गया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 48,000 का, तो भाई यहाँ पे अब लैंड एंड बिल्डिंग भी क्लोज करूंगा मैं, टू लैंड एंड बिल्डिंग कितना 48,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग 48,000 रुपीज। अब देखो क्या सारी चीजें हो गई, हाँ लास्ट में ये बच गया बी का लोन, बी का लोन। तो एक चीज याद रखना मैंने तुम्हें जस्ट यहां पे बताया कि रियलाइजेशन अकाउंट किसके लिए बनता है, आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करने के लिए ही मेनली रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। और इतना भी याद रखना कि ये जो होता है ना, ये जो पार्टनर के लोन अकाउंट होते हैं, पार्टनर का जो लोन अकाउंट होता है, पार्टनर का जो लोन अकाउंट होता है, चाहे वो एसेट साइड पे हो चाहे वो लाइबिलिटी साइड पे हो, डिसोल्यूशन के टाइम पे उनका अलग से अकाउंट बनता है, उनको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं डालते। दोबारा बता रहा हूं, पार्टनर का जो लोन अकाउंट होता है वो रियलाइजेशन के अंदर नहीं डलता, अलग से बनता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो ये सारी चीजें हमने क्या कर दी, क्रेडिट कर दी, और हमें ये दिख रहा है ये किस वैल्यू पर है, ये सारी बुक वैल्यू पर ही है, ठीक है। बुक वैल्यू पे इन सबको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। कहां पे इन सबको ट्रांसफर किया, बैलेंस शीट से उठा करके इनको कहां पे ट्रांसफर कर दिया हमने, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो मैं क्या करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करूंगा, ठीक है, और इनका टोटल कर लेना और यहां पे लिख देना, ठीक है। अब ध्यान से समझो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ। हमें पता है कि जितने भी असेट है, जितने भी ये असेट है, इन सब का क्या है, डेबिट बैलेंस होता है, इनको क्लोज करना है तो इनको क्रेडिट कर दिया। अब ये तो क्रेडिट हो गए, डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, क्यों, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ही तो इन्हें ट्रांसफर कर रहे हैं, समझ में आ गया, ठीक है। स्टेप 1 क्या हो गया, हमने सारे एसेट्स को क्लोज कर दिया। अब स्टेप 2 क्या करना है, क्लोज करना है सारी लाइबिलिटीज को, सारी लाइबिलिटीज भी कौन सी, आउटसाइड लाइबिलिटीज को, आउटसाइड लाइबिलिटीज को, आउटसाइड लाइबिलिटीज को क्लोज करना है। आउटसाइड लाइबिलिटीज को क्यों क्लोज करना है, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटीज आती है। तो चलो भाई देखते हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन कौन सी है। ये देखो, क्या मैं बोल सकता हूं सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटसाइड लाइबिलिटीज है, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटसाइड लाइबिलिटी है। और हमें यह भी पता है कि लाइबिलिटीज का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उनको क्लोज करूंगा तो उनको डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट करूंगा, ठीक है भाई, कितने से, 75,000 से। अब आते हैं दोबारा, अब ये देखो बिल्स पेबल, बिल्स पेबल जो है, जो बिल्स पेबल है ये भी क्या है आपका आउटसाइड लाइबिलिटी है, इसको भी चलो क्लोज करते हैं। तो बिल्स पेबल अकाउंट 30,000, ठीक है, ये भी क्या हो गया, ये भी क्लोज हो गया, बिल्स पेबल भी। अब उसके बाद यहां पे ध्यान से देखो, ये पार्टनर का लोन, क्या ये आउटसाइड लायबिलिटी है, नहीं, तो इसको क्या मैं रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर करूंगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो ये तो ट्रांसफर नहीं होगा। अब उसके बाद जनरल रिजर्व, क्या ये ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में, नहीं, ये क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और कैपिटल अकाउंट तो जाएगा नहीं, पीएनएल भी क्या हो जाएगा, पीएनएल भी रियलाइज थोड़ी होगा, ये भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो बस इसके अंदर इतनी दो चीजें आनी थी। तो अब इसको मैं, अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया भाई, इन दोनों को मैंने क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करूं, तो रियलाइजेशन, इन दोनों को मैंने डेबिट कर दिया, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, डेबिट, तो क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, कितना होगा, 1,05,000। अच्छा सॉरी, एक चीज, एक बात बताओ, ध्यान से समझना, ध्यान से, यहीं पे गड़बड़ी होती है। ये बैलेंस शीट में दिख रहा है आउटसाइड लायबिलिटी, उसको हमने रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर कर दिया।
बिल्स पेबल आउटसाइड लाइबिलिटी दिख रहा है, इसको भी हमने वहां पे ट्रांसफर कर दिया, और कुछ भी आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं दिख रही तो उसको हमने ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है। लेकिन एक चीज आप लोग भूल गए, यहां पे ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था, ये भी क्या है तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको भी तो ट्रांसफर करोगे, इसको भी ट्रांसफर। याद रखना, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और ये जो जनरल रिजर्व, पीएनएल, ये सारी चीजें तो अलग से बनती है। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्या होता है, इन सब चीजों को छोड़ करके जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है वो सब क्या हो जाएंगी, रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा। तो भाई चलो इसको भी 6,000 रुपए ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी डेबिट होगा 6,000 रुपए से। और अब सारी लाइबिलिटीज खत्म हो चुकी टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये कितना है भाई, 1,00,000, 1,05,000, 1,11,000, तो टोटल कितना आ जाएगा, 1,11,000। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई। अब हमने असेट्स बंद कर दिए, ठीक है, लाइबिलिटीज के अकाउंट्स को बंद कर दिया। अब हमें क्या करना, असेट को बेचना है, और असेट को बेच के जो भी पैसा आएगा क्या करना है, रियलाइजेशन का एक्सपेंस को पेमेंट करना है, और फिर लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है, और फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो असेट सारे बेच, अब सारे एसेट को क्लोज कर दिया, अब असेट बेचते हैं। तो यहाँ पे देखो पहली ट्रांजेक्शन क्या बोली है, पहली ट्रांजेक्शन क्या बोली है कि लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड एट 120%, लैंड एंड बिल्डिंग 120% पे बिका है। तो देखो, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी भाई, लैंड एंड बिल्डिंग 120% पे बिका है, तो लैंड एंड बिल्डिंग बिक रहा है, तो पैसे तो आए होंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट। जब असेट बिकता है, जब भी कोई असेट बिकता है तो उसकी एंट्री क्या होती थी, उसकी एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। यही होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। जैसे मशीन बिका तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, यही होता था। लेकिन क्या यहां पे मैं टू लैंड एंड बिल्डिंग लिख सकता हूं, क्या मैं यहाँ पे टू लैंड एंड बिल्डिंग लिख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि जस्ट अभी अभी हमने क्या किया है, सारे असेट्स को क्लोज किया है और उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया है, इसलिए यहाँ पे असेट अकाउंट ना करके क्या आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। 120% पे बिका है, तो यहां पे देख लेते हैं भाई, लैंड एंड बिल्डिंग 48,000 है, 48,000 का 120%, 48,000 का 120%, अरे यार ये मिट क्यों नहीं रहा, 120% निकालना है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग आपका है, लैंड एंड बिल्डिंग है 48,000, 48,000 का 120%, 48,000 का 120%, तो 48,000 ये रहा, इसका 120% निकालना है। तो एक जीरो से ये कट गया, ये कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब क्या आया, 4800 इंटू में 12, ठीक है, 4800 इंटू में 12। तो चलो कर देते हैं भाई। तो 12 चौक 12 8 96, 9 बचा, 12 चौक 48, 48 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 57, तो 57 और ये 2 जीरो, तो कितना आ गया 57,600। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 57,600, 57,600। यहां तक आ गया समझ में। तो ये तो था लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन तुम्हारे मन में ये आया होगा कि सर 20% का प्रॉफिट भी तो हुआ है, 20% का प्रॉफिट भी तो हुआ है। 48,000 का मशीन था, 57,600 में बिक गया,
इसका मतलब 20% का प्रॉफिट हुआ है। इसमें आपने प्रॉफिट की एंट्री तो की नहीं है ना, प्रॉफिट की एंट्री तो हमने की नहीं। तो बेटा याद रखना कि रियलाइजेशन अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर जो प्रॉफिट और लॉस है ना वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप उसको नहीं भी करोगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो आप सिर्फ इतना भी कर दोगे तो क्या है, सही है। समझ में आ गया? चलो भाई अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, यहां पे प्रॉफिट को आप मन देखना, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद ऑल द डेटर्स आर रियलाइज एक्सेप्ट सी हु कुड नॉट पे 10,000। अब ध्यान से समझना, सारे असेट्स क्या हो गए, सारे डेटर्स रियलाइज हो गए। डेटर्स कितने थे, 66,000 के। डेटर्स कितने थे, 66,000 के। इसमें से 10,000 के डेटर्स जो है वो रियलाइज नहीं हुए। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 56,000 के डेटर्स जो है वो क्या हो गए, रियलाइज हो गए। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, पैसा आया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लिखूंगा। क्या मैं टू डेटर्स लिखूंगा? नहीं, मैं टू डेटर्स नहीं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखूंगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक आ गया समझ में? और कितना लिखूंगा, 56,000 और 56,000। फिर से क्वेश्चन ये उठता है, सर 10,000 की पेमेंट तो आई नहीं है तो उसकी एंट्री भी करो, लेकिन उसकी एंट्री तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा रियलाइजेशन जब बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या बोला है, बी, यहां पे ध्यान से देखना क्या बोला है, बी टुक ओवर द स्टॉक एट ₹50,000। 50,000 में बी ने क्या करा है, स्टॉक को टुक ओवर किया है। अब ध्यान से समझना, ध्यान से। चलो यहां पे पीछे चलते हैं भाई, स्टॉक देखते हैं कितने का है। स्टॉक है 55,000 का, स्टॉक है 55,000 का। अब स्टॉक हम फॉर्म के पास 55,000 का स्टॉक है और बी जो है वो उसको सिर्फ 50,000 रुपए में लेकर के जा रहा है, 50,000 रुपए में लेकर के जा रहा है। तो सारे स्टॉक क्या हो रहा है, 50,000 रुपए में लेकर के जा रहा है। ठीक है, तो 5,000 का घाटा है ना, किसके लिए, किसके लिए घाटा है, फॉर्म के लिए घाटा है। लेकिन हमने अभी क्या सीखा कि जो भी चीजें होती है प्रॉफिट एंड लॉस वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। तो हम सिर्फ क्या लेंगे, जितने में टुक ओवर किया है। तो एक बात बताओ मुझे, कोई भी पार्टनर जब कोई भी एसेट को टुक ओवर करता है तो पार्टनर के कैपिटल से वो पैसा काट लिया जाता है ना, तो पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बी का कैपिटल कम हो जाएगा। और जब कैपिटल कम होता है तो क्या लिखते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, नहीं, टू स्टॉक नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा, रियलाइजेशन लिखूंगा। रियलाइजेशन क्यों लिखेंगे, क्योंकि सारा का सारा अमाउंट, सारे एसेट्स हमने कहां ट्रांसफर कर दिए, रियलाइजेशन में। और कितना आएगा, 50,000 और 50,000। यहां तक आ गया समझ में? ठीक है, अब उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब फोर्थ स्टेप क्या बोला है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। सारे असेट्स रियलाइज हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, हमें पेमेंट करनी है लाइबिलिटीज को। एक चीज याद रखना, ये चीज कंपलसरी है, लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी क्या है, कंपलसरी है। और असेट सारे बिके या ना बिके, लेकिन लाइबिलिटीज की जो पेमेंट करनी है वो कंपलसरी है, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो। आपको सभी लाइबिलिटीज क्या करनी है, पे करनी है। समझ में आ गया? सभी लाइबिलिटीज पे होंगी, लेकिन अगर असेट के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो उसको वैसे के वैसे छोड़ दोगे। जैसे यहाँ पे, जैसे मैं ये बताऊं, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ आया। ठीक है, गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ आया, तो मैंने इसको जबरदस्ती बेचा नहीं। समझ में आ गया? इनको जबरदस्ती मैंने रियलाइज नहीं किया, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके छोड़ दिया, उनको मैंने सेल नहीं किया। लेकिन लाइबिलिटी के केस में चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या फिर ना लिखा हो,
आपको सारे के सारे लाइबिलिटीज को पे करना ही है। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या बोला है, पहला क्रेडिटर्स आर पेड 10% लेस। क्रेडिटर्स को हमने 10% कम पे किया, ठीक है। अब जब हमने क्रेडिटर को 10% कम पे किया होगा, तो एक बात बताओ, जब भी क्रेडिटर को हम पे करेंगे, जब क्रेडिटर को लाइबिलिटी को पे करेंगे तो क्या होगा, हमारा मतलब बिजनेस का जो होगा, फर्म का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो मैं टू बैंक कर देता हूं, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिख दिया मैंने, ठीक है। और मेरे क्या हो गई, लाइबिलिटी खत्म हो गई, जब मैंने पे कर दिया तो लाइबिलिटी खत्म। तो यहाँ पे मैं क्या क्रेडिटर अकाउंट लिखूं, क्या मैं यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट लिखूं? नहीं, क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं लिखूंगा। किसको डेबिट करूंगा? रियलाइजेशन को। क्यों? क्योंकि जो क्रेडिटर है वो किसके अंदर ट्रांसफर हो चुके हैं, किसके अंदर ट्रांसफर हो चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो देखो 10% कम पे किया है ना, तो क्रेडिटर देखो कितना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 75,000 है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 75,000 है, सन्ड्री क्रेडिटर 75,000 है। तो 75,000 का 10% कितना होगा, 7500 माइनस कर दो, तो आ जाएगा यहाँ पे 67,500, 67,500। यहां तक आ गया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब बी पार्ट देखते हैं इसका। तो यहाँ पे 67,500 आ गया, यहाँ पे भी 67,500। अब आगे देखते हैं, ए जो है वो पार्टनर है, ठीक है। ए जो है वो पार्टनर है, एक पार्टनर है जिसने पे कर दिया है बिल्स पेबल, ठीक है। बिल्स पेबल को किसने पे किया है? ए ने। अब एक चीज हमेशा याद रखना, तुमने पहले भी पढ़ा है एडमिशन और रिटायरमेंट के केस में, कि जब भी कोई पार्टनर अपने बिहाफ पे कोई चीज को पे करता है तो उसका कैपिटल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसका कैपिटल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब ए ने पे कर दिया तो ए का कैपिटल बढ़ गया होगा, तो ए का कैपिटल बढ़ता है तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टू एस कैपिटल अकाउंट, यही लिखूंगा, टू एस कैपिटल अकाउंट लिखूंगा। अब ध्यान से समझना, टू एस कैपिटल अकाउंट लिखूंगा और डेबिट किसको करूंगा, डेबिट में किसको करूंगा, डेबिट करूंगा मैं किसको, बिल्स पेबल को, बिल्स पेबल को डेबिट करूंगा। कैसे लिखूंगा मैं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट करूंगा? जी बिल्कुल नहीं, बिल्स पेबल अकाउंट को हम डेबिट नहीं करेंगे, किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट को क्यों डेबिट कर रहा हूं मैं, क्यों डेबिट कर रहा हूं, क्योंकि बिल्स पेबल कहां पे ट्रांसफर हो चुके हैं, रियलाइजेशन के अंदर। रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट को ही डेबिट करूंगा। अब देखो बिल्स पेबल कितने के हैं, आई गेस 30,000 के थे, बिल्स पेबल 30,000। तो यहां पे 30,000। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। पेपर में आपके आएगा, इस बार पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जो आपका 26 मार्च को पेपर होने वाला है उसमें इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और इसकी जर्नल एंट्रीज भी आएंगी। तो देखो कैसे करना है इसको। एक चीज, पहला केस, एक बात बताओ, यहां पे ध्यान से समझना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 10,000 के। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने हैं, 10,000 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंस है। अब एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब वो खर्चा किसको पे करना है, फर्म को पे करना है। तो जब फर्म पे करेगा खर्चा, तो क्या मैं बोल सकता हूं, जब फर्म खर्चा पे करेगा तो फर्म का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बैंक बैलेंस जैसे ही कम होगा तो उसको क्रेडिट कर दूंगा, कितने से, 10,000 रुपए से। और अब डेबिट किसको करूं, डेबिट किसको करूं, रियलाइजेशन एक्सपेंस को। किसको डेबिट करूंगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो मैं किसको डेबिट करूंगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या एक्सपेंस लिखूंगा, नहीं, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट लिखूंगा, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट ही डेबिट होगा,
क्यों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा? क्योंकि बेटा पता है क्या है रीजन समझो। रीजन ये है कि हम क्या कर रहे हैं, अब कंपनी को बंद कर, मतलब अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हैं। और जब पार्टनरशिप फर्म को मैं बंद करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारे असेट और लायबिलिटीज के अकाउंट को क्लोज करके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं। तो मैं यहां पे कोई एक्सपेंस नाम का अकाउंट तो नहीं खोल सकता ना। जब मैं सब चीज बंद कर रहा हूं तो मैं पागल थोड़ी हूं कि नया अकाउंट खोलूं। तो याद रखना, रियलाइजेशन में जब भी डिसोल्यूशन होता है कोई भी नया अकाउंट नहीं खुलता है, सब कहां पे चले जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर चले जाते हैं, कोई भी नया अकाउंट नहीं खुलता। इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई भी नया अकाउंट नहीं खोला, मैं सीधा क्या लिखूंगा यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। समझ में आ गया, 10,000 ये हो गया। अब एक चीज याद, दोबारा बता रहा हूं मैं, दोबारा क्या बता रहा हूं मैं, कि भाई जो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंस को लेकर के, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो तुम क्या मान के चलोगे कि वो पैसा किसको पे करना है, फर्म को पे करना है। तो फर्म ने पे किया तो फर्म का बैंक बैलेंस कम हो गया और उसका रियलाइजेशन और क्या नाम है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। यहां तक आ गया समझ में। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोला, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर 10,000। ठीक है, क्या यहां पे कुछ ऐसा लिखा है कि पार्टनर को पे करना था? नहीं, यहां पे बस ये लिखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने पे कर दिया, पार्टनर ने। ठीक है, और यहां पे कुछ भी नहीं लिखा कि किसको पे करना था। तो इसका मतलब पे किसको करना था, पे तो फर्म को ही करना था, लेकिन पेमेंट गलती से किसने कर दिया, पार्टनर ने। फर्म के पास मान लो पैसे नहीं होंगे, फर्म ने बोल दिया पार्टनर तू कर दे पेमेंट। तो जब, तो एक बात बताओ, तो जब पार्टनर पे करेगा रियलाइजेशन एक्सपेंस को, जब भी पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा ना, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो मैं क्या लिखूंगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने से, 10,000 रुपए से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ा दूंगा। और डेबिट किसको करूं, रियलाइजेशन के एक्सपेंस को पे किया है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या करूंगा मैं, डेबिट करूंगा। कितने से, 10,000 रुपीज से। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पे बैंक अकाउंट क्यों नहीं लिखा, यहां पे बैंक अकाउंट क्यों लिखा है। ठीक है, तो बेटा ये वाला जो केस था ना, यहाँ पे फर्म ने खुद पे किया था, तो फर्म का बैंक का पैसा कम, फर्म के बैंक से पैसा गया था। और अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं हम, फर्म के लिए। यानी फर्म से रिलेटेड जितनी चीजें, फर्म का बैंक हो गया, कैश हो गया, उससे रिलेटेड करते हैं अकाउंटिंग, फर्म के लिए किया जाता है अकाउंटिंग। इसीलिए फर्म का जब बैंक का बैलेंस कम हुआ तो उसकी अकाउंटिंग हमने कर दी। समझ में आया। दूसरे केस में क्या हुआ है, दूसरे केस में ध्यान समझना, दूसरे केस में क्या हुआ है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म को ही पे करना था, लेकिन उसके बदले में किसने पे कर दिया, पार्टनर ने। तो पार्टनर गया, पार्टनर ने फर्म को पे कर दिया। बाद में पार्टनर क्या जाएगा, बाद में पार्टनर बोलेगा कि भाई मैंने तेरे बेसिस पे फर्म, मैंने तेरे बेसिस पे तेरे एक्सपेंसेस को पे कर दिया, अब तू मेरे को पैसा दे। तो फर्म क्या बोलेगा कि भाई मैं तेरे कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देता हूं। तो कैपिटल अकाउंट उसका बढ़ जाएगा पार्टनर का, और फर्म का रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये थी ट्रांजेक्शन। तो इतना याद रखना, अगर किसी पार्टनर ने रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे किया है तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखना। नेक्स्ट, कोई फर्म है, उसने एक पार्टनर बी, मान लो ये पार्टनर जो है वो सीए है, पार्टनर क्या है, सीए। अब ध्यान से समझना, हुआ क्या है, इस फर्म ने इस पार्टनर को बोला कि भाई तू सीए है, तू अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज हमें दे दे, हमारे पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व होने में हेल्प कर, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे दे। इसने बोला ठीक है भाई, फर्म ने बोला ठीक है, हम आपको बदले में 20,000 रुपए देंगे, 20,000 रुपए देंगे। अब सबसे पहली बात, फर्म जो है पार्टनर को पेमेंट कर रहा है, तो सबसे पहले इसकी एंट्री कर लो। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले ये करते हैं। तो इसकी एंट्री होगी सबसे पहले, बी का कैपिटल बढ़ेगा तो 2B कैपिटल अकाउंट, तो 2B कैपिटल अकाउंट कितना, 20,000 रुपए से। तो बी का कैपिटल अकाउंट बढ़ा तो बी के कैपिटल अकाउंट को 20,000 से क्रेडिट कर दिया। यहां तक चीज हो गई खत्म। अब उसके बाद
डेबिट किसको करे, तो रेम्यूनरेशन पे कर रहा है ना, रेम्यूनरेशन पे कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे रेम्यूनरेशन अकाउंट लिखूं, नहीं, क्या लिखूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट, है ना, कोई भी नया अकाउंट थोड़ी खोलेंगे हम, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करूंगा 20,000 से। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। अब उसके बाद ये चीजें हो गई थी, अब उसके बाद सेकंड, बी को ध्यान समझो, बी को पैसा दिया फर्म ने 20,000 रुपए की, भाई तू सारा काम देख लियो, ठीक है, तू काम कर, हम तेरे को तेरे काम के बदले का पैसा दे रहे हैं, यानी तू सीए है, तू अपने दिमाग लगा रहा है, अपने नॉलेज को यूज कर रहा है, तेरे नॉलेज का पैसा हम 20,000 रुपए तुझे पे कर रहे हैं। तो बी जो है वो कोर्ट में गया, कोर्ट में गया कि भाई ये फाइल है, हमें ये वाली फर्म को बंद करना है। तो बी क्या गया, सारे फाइल लेकर के कोर्ट के पास गया, और कोर्ट ने क्या, वो कोर्ट में कितने पैसे लग गए, 10,000 रुपए लग गए। तो बी ने क्या कर दिया उस टाइम पे, तो बी ने क्या कर दिया, 10,000 रुपए पे कर दिया, अपनी जेब से पे कर दिया बी ने, ठीक है, बी ने क्या कर दिया उस टाइम पे 10,000 रुपए अपनी जेब से पे कर दिया। तो बी ने जब अपने जेब से पे कर दिया, तो यहां पे क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। असल में ये खर्चा किसका था, असल में ये खर्चा किसका था, असल में ये खर्चा किसका था भाई, ये खर्चा था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये असल में खर्चा था फर्म का, ये असल में खर्चा था फर्म का, लेकिन इसको पे किसने कर दिया, ये खर्चा था असल में फर्म का, लेकिन इसको पे किसने कर दिया, पार्टनर ने। तो पार्टनर क्या बोलेगा, पार्टनर बोलेगा कि भाई लाओ मेरे को मेरे पैसा दो, तो उसने उसको, तो फर्म भी क्या करेगा, उसके कैपिटल अकाउंट में पैसा डाल देगा, तो कैपिटल अकाउंट में पैसा डालेगा, तो टू बीस कैपिटल अकाउंट, कितना भाई, 10K और 10K। यहां तक आ गया समझ में, यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। अब इसको ये चीज आप उतार लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ध्यान समझना, एक चीज बताओ कि रेम्यूनरेशन जो है 20,000 रुपए पे किया है, किसने पे किया है, फर्म ने पे किया है, किसको, बी को पे किया है रेम्यूनरेशन। तो एक बात बताओ यार, ये रियलाइजेशन के अंदर आएगा या बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, जल्दी सोचो। यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करूंगा, या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, जल्दी बताओ, ये कंफ्यूजन तुम्हें आ सकता है। तो सबसे पहली बात तो बैंक कब डेबिट होता है, बैंक कब डेबिट होता है, बैंक तब डेबिट होता है जब बैंक अकाउंट बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे तो पेमेंट करने में तो बैंक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे बैंक तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा आपका, रियलाइजेशन अकाउंट ही आएगा। जब भी ऐसे कंफ्यूजन हो ना, तो ऐसे अपने आप से क्वेश्चन कर लिया करो, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट ही क्या होगा, डेबिट होगा 20,000 से। ये दोनों एंट्रीज आ गई समझ में, दोनों की सेम एंट्री हुई है, दोनों की एंट्री सेम हुई है, समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाले में क्या बोला है, एक फर्म है, उसने सी को रेम्यूनरेशन दिया है 50,000 रुपए। क्यों दिया है भाई, ऐसे फ्री में तो दिया नहीं होगा। असल में एक कहानी बना देता हूं मैं कि भाई मान लो फर्म जो है उसने सी को बोला कि सी एक काम कर भाई, कि कंपनी के अंदर बहुत सारे काम होने हैं, पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होने हैं, बहुत सारे डिसोल्यूशन के वर्क होने हैं, तू ना खड़े होकर बस ऐसे देख लियो, ठीक है, मतलब जो भी छोटे मोटे काम होंगे वो तू कर दियो, ठीक है, और हम तुझे बदले में 50,000 रुपए देंगे। तो इसने बोला ठीक है भाई मैं कर दूंगा। तो सबसे पहले तो फर्म ने क्या किया, सी को 50,000 रुपए दिए, तो सी का कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहां पर तो मैं लिखूंगा टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपए, मैं क्या लिखूंगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपए। अब उसके बाद डेबिट किसको करूंगा मैं, डेबिट किसको करूंगा, तो डेबिट करूंगा मैं रियलाइजेशन अकाउंट को, डेबिट किसको करूंगा मैं, रियलाइजेशन अकाउंट को 50,000 रुपए से। यहां तक आ गया समझ में। अब अगला केस ये वाला, सी भी क्या हुआ, सी भी कोर्ट के पास गया, जो सी था पार्टनर, वो सी कोई बंदा है, पार्टनर नहीं है, सी जो है वो कोई बंदा है, वो
कोर्ट के पास गया और कोर्ट में 1000 रुपए लग गए इसकी जेब से, 1000 रुपए लग गए, तो क्या 1000 रुपए ये फॉर्म से वापस मांग सकता है? सी नहीं मांग सकता। पता है क्यों? क्योंकि यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है रेम्यूनरेशन 50,000 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस। मतलब फॉर्म ने 50,000 रुपए जब दिया था ना सी को, क्या बोला था? भाई ये ले 50,000 रुपए, अब जितने भी छोटे मोटे खर्चे होंगे तू देख लियो, अब हमारे पास दोबारा बताइयो। तो सी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। इसका मतलब अब ये जो 10,000 रुपए है, अब ये जो 10,000 रुपए है, ठीक है, ये क्या है? ये पार्टनर का पर्सनल मामला है, ये पार्टनर का पर्सनल मामला है, ठीक है। ये तो पार्टनर का क्या है? पर्सनल मामला है। अब पार्टनर को कितना भी पैसा पे करना पड़े, उसको फॉर्म का उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर्म ने पहले ही बोला कि भाई 50,000 रुपए रख, अब जो भी होगा तू देखेगा, तू अपने हिसाब से देख लियो, ठीक है। तो इसकी एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर का पर्सनल मामला है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब पांचवा क्या बोला है, ध्यान समझना। फॉर्म जो है, ठीक है, उसने रेम्यूनरेट ए को, पार्टनर है ए पार्टनर है, ए को 50,000 रुपए दिया, और इसके अंदर भी क्या बोला? सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है, और एक्सपेंस कितना हो गया? 60,000 रुपए का हो गया। तो यानी कि सबसे पहले तो भाई ए को पैसा मिला है, तो ए का कैपिटल बढ़ गया होगा, तो टू एस कैपिटल अकाउंट लिखूंगा मैं। कितना? 50,000 रुपए ए को मिला, तो ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया मैंने। डेबिट किसको करूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट को। डेबिट किसको करूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट को। कितना? 50,000 रुपए से, ठीक है। ये मैंने 50,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ए ने क्या किया? ए का खर्चा हो गया 60,000 रुपए। फॉर्म ने ए को दिया 50,000 रुपए और बोला ये ले 50,000 रुपए, सारे काम धाम निपटा दियो। ए ने बोला ठीक है, ए को लगा कि भाई 10-15,000 रुपए में हो जाएगा, तो ए ने सोचा 50,000 रुपए ले रहा हूं, मेरा तो फायदा ही है। जबकि खर्चा कितना हो गया एक्चुअल में? खर्चा एक्चुअल में कितना हो गया? 60,000 रुपीज का खर्चा हो गया। अब क्या करें भाई? 60,000 रुपीज का खर्चा हो गया, तो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। तो यानी ये भी फॉर्म का क्या है? सॉरी, ये भी पार्टनर का क्या है? ये भी है उसका पर्सनल मामला। पर्सनल मामला है ये, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक जो है वो आपका ये भी है, पार्टनर का लोन अकाउंट। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताया स्टार्टिंग में कि जब भी रियलाइजेशन बनता है तो वो आउटसाइड लायबिलिटीज के लिए बनता है। हम क्या करते हैं? सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को, फिर आउटसाइड लायबिलिटीज को, फिर उसके बाद पार्टनर का लोन। तो अब पार्टनर के लोन अकाउंट को हम क्या करते हैं? पढ़ने वाले हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने अभी तक रियलाइजेशन आउटसाइड लायबिलिटीज को कैसे ट्रीट करते हैं ये पढ़ लिया, हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कैसे ट्रीट होते हैं ये पढ़ लिया। अब तीसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं? पार्टनर का लोन अकाउंट पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या बचेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि आपका एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में जैसा आपने पढ़ा सेम वैसा ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। समझ में आ गया? तो आपका देखा जाए तो ये लास्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनर का लोन। और ये ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ईजी है, ध्यान समझना। पार्टनर का लोन, अब पार्टनर का लोन दो तरीके से हो सकता है, या तो पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया होगा, या तो बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया होगा। या तो पार्टनर ने लोन दिया होगा, यानी मैं पार्टनर, मैंने लोन दे दिया बिजनेस को, या तो बिजनेस ने मुझे लोन दे दिया। ये दो केस हो सकते हैं। तो देखो, लोन टू पार्टनर यानी बिजनेस ने, हमारे फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, हमारे बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया। तो जब हमारा बिजनेस पार्टनर को लोन देगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये बिजनेस के लिए असेट है ना? बिजनेस के लिए असेट है। तो ये रहा भाई, लोन टू पार्टनर मतलब क्या है? वो बिजनेस के लिए असेट है। अब समझ लो कि 1 लाख रुपए का लोन दिया था भाई, ऐसा समझ लो 1 लाख रुपए का लोन दिया था। अब जब 1 लाख रुपए का लोन दिया था तो पार्टनर का लोन अकाउंट बनाऊंगा मैं, पार्टनर का लोन अकाउंट ऐसे करके बनाऊंगा, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। उसके बाद एक बात बताओ, ये जो 1 लाख रुपए लोन दिया था ये असेट है बिजनेस के लिए।
असेट का जो बैलेंस होता है वो किस साइड आता है, डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी करके 1,00,000 रुपए आ गया, ठीक है। और इसके अंदर एक ही केस बनता है, क्या बनता है कि भाई पार्टनर ने सीधा सीधा क्या कर दिया, बेचारा पार्टनर ने क्या कर दिया, सीधा सीधा वो जो लोन लिया था बिजनेस से वो पे कर दिया। तो 1,00,000 रुपए बिजनेस को पे कर दिया, तो बाय बैंक करके 1,00,000 रुपए पेमेंट हो गई। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी। तो देखो भाई सबसे पहले तो क्या बोला है यहाँ पे, 1,00,000 रुपए का लोन था, 1,00,000 रुपए का लोन था, ठीक है। पार्टनर ने 1,00,000 रुपए का लोन पे कर दिया, यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं कि फर्म के पास 1,00,000 रुपए आ गया, तो फर्म का अकाउंट डेबिट हो गया कितने से, 1,00,000 रुपए से। 1,00,000 रुपए से फर्म का अकाउंट डेबिट हो गया। और अब मैं क्रेडिट किसको करूं, पहले पार्टनर का लोन फर्म के लिए एसेट था, अब पेमेंट हो गई तो एसेट खत्म, तो टू पार्टनर का लोन, एसेट खत्म तो उसको क्रेडिट, टू पार्टनर का लोन अकाउंट 1,00,000। आ गया समझ में, बहुत इजी है। अब उसके बाद ये देखो लोन, लोन बाय पार्टनर, इस बार क्या हुआ है, पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है। अब पार्टनर जब बिजनेस को लोन देता है तो उसे वो क्या होता है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, बिजनेस के लिए वो क्या होती है, लाइबिलिटी। अब जब वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है तो इसको कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझना, इसको कैसे देखेंगे, ध्यान से समझना। देखो मान लो 2,00,000 रुपए की, 2,00,000 रुपए का लोन मैंने दिया था किसको, बिजनेस को। मैंने बिजनेस को 2,00,000 रुपए का लोन दिया, यानी पार्टनर ने बिजनेस को 2,00,000 रुपए का लोन दे दिया। अब उसके बाद देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला है, 2,00,000 रुपए का लोन दिया, तो इसका मतलब लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो वो क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी करके आ जाएगा 2,00,000, तो बाय बैलेंस बीडी करके 2,00,000 रुपए यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद मान लो कि पेमेंट कर दिया, ठीक है, फर्म ने मुझे पेमेंट कर दिया, तो फर्म ने मुझे पेमेंट कर, यानी पार्टनर को पेमेंट कर दिया। तो जब पार्टनर को पेमेंट कर देगा तो फर्म की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो जब लाइबिलिटी खत्म होगा तो क्या होगा, डेबिट करेगा, तो पार्टनर का लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही होगा ना। क्योंकि फर्म ने जब पेमेंट करी, फर्म ने जैसे ही पेमेंट किया तो क्या हो गया, फर्म ने जैसे ही पेमेंट किया, पार्टनर को जैसे ही फर्म ने पेमेंट कर दिया तो पार्टनर फर्म की लाइबिलिटी खत्म, तो लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया। और जैसे ही पेमेंट कर दी तो उसका पैसा भी चला गया, है ना, फर्म का पैसा भी चला गया, तो फर्म का बैंक भी कम हो गया, तो इसलिए पार्टनर का लोन अकाउंट डेबिट हुआ और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। कितने से, 2,00,000 रुपए से। यहां तक आ गई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसके अंदर ना बहुत सारे केसेस होते हैं, ये है ना, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से के अंदर बहुत सारे क्या है, केसेस है, 3-4 केसेस है, वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले लोन पेड बाय असेट। मान लो बिजनेस के पास लोन था, ठीक है, मैंने यानी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, बिजनेस ने क्या किया, पैसा नहीं दिया, बदले में क्या बोला, एसेट ले जाओ। तो सबसे पहले तो भाई एसेट ले जाओ, इसका मतलब वो सारा पैसा कहां पे ट्रांसफर था, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। सारे एसेट कहां ट्रांसफर थे, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जब पैसा ट्रांसफर, सारे एसेट ट्रांसफर थे, तो जब मैं एसेट लेकर के जाऊंगा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा, पार्टनर का लोन अकाउंट, ठीक है, यहां पे जो भी अमाउंट होगा वो। ध्यान समझना, दोबारा बता रहा हूं। लोन पेड बाय असेट, बिजनेस जो है वो अपना लोन असेट के थ्रू पे कर रहा है, तो पेमेंट जैसे ही कर दिया तो लोन खत्म हो गया, यानी लाइबिलिटी खत्म होता है तो डेबिट करते हैं। और असेट गया तो असेट अकाउंट को तो क्रेडिट कर नहीं सकता मैं, तो किसको क्रेडिट करूंगा, रियलाइजेशन को क्रेडिट करूंगा। क्यों क्रेडिट करूंगा, क्योंकि सारे असेट कहां पे ट्रांसफर हो चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। समझ में आ गया, अब बोला है अ लैपटॉप ऑफ 180,000 अगेंस्ट लोन इन फुल सेटलमेंट। ध्यान समझना, एक लैपटॉप है 1,80,000 रुपए का, उसको फुल सेटलमेंट में हमने क्या कर दिया, यानी कि फॉर्म 2,00,000 रुपए का लोन था, 2,00,000 रुपए का लोन था, ठीक है।
2,00,000 रुपए का लोन था और बोला क्या 1,80,000 का लैपटॉप ले और निकल, और फुल सेटल हो गया। यानी कि लायबिलिटी तो पूरी की पूरी खत्म हो गई ना। ये जो पार्टनर का लोन था वो पूरा का पूरा 2,00,000 रुपए से डेबिट हो जाएगा, पूरा का पूरा 2,00,000 रुपए से डेबिट होगा। समझ में आ गया? पार्टनर का जो लोन है वो पूरा 2,00,000 रुपए से डेबिट होगा। और यहां पे क्रेडिट क्या करूं फिर मैं? क्रेडिट क्या करूं? तो मैं क्रेडिट क्या करूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। रियलाइजेशन कितने का गया है? 1,80,000 रुपए का रियलाइजेशन गया है, तो 1,80,000 रुपए का रियलाइजेशन गया है, तो यहाँ पे 1,80,000 रुपए। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना, ध्यान समझना। 2,00,000 रुपए का लोन था, 2,00,000 रुपए का लोन था, और फॉर्म ने क्या बोला कि भाई 1,80,000 रुपए लेकर के चले जाओ। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं कि 20,000 रुपए का फायदा हो गया किसको? हमारे बिजनेस को। 2,00,000 रुपए का लोन है किसी बंदे के ऊपर, वो 1,80,000 रुपए दिया और सारा मामला खत्म कर दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 20,000 रुपए का फायदा हो गया उसको? ऐसे यहाँ पे फॉर्म को 20,000 रुपए का फायदा हो गया। और जब प्रॉफिट हुआ तो उसको मैं किस में डालूंगा? नया अकाउंट तो खोलूंगा नहीं, उसको किसके अंदर डालूंगा मैं? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो जब प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट होगा। तो उसको, तो यहाँ पे 2 एक और रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 20,000। मैंने बोला था ना कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। यहां पे देखो दोनों रियलाइजेशन अकाउंट ही क्रेडिट हो रहे हैं, तो सीधा सीधा मैं एक बार में ही 2,00,000 रुपए नहीं लिख दूं? टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,00,000 रुपए। समझ में आ गया? इसीलिए मैंने उस टाइम पे बोला था कि भाई ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है, रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। यहां तक आ गया समझ में? 2,00,000 का लोन था, 1,80,000 रुपए की पेमेंट करी और फुल सेटलमेंट में, तो यानी कि लोन तो पूरा 2,00,000 का खत्म हो गया। हमारे पास से असेट कितने गए? 1,80,000 के, तो रियलाइजेशन अकाउंट 1,80,000 रुपए क्रेडिट हुआ। 20,000 का फायदा भी हुआ, तो रियलाइजेशन दोबारा से 20,000 रुपए से क्रेडिट हुआ, तो टोटल रियलाइजेशन 2,00,000 से क्रेडिट हुआ, इसलिए सीधा 2,00,000 लिख दिया। आ गया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं भाई, थर्ड केस, लैपटॉप 2,30,000 रुपए का। अब फर्म को हुआ है भाई घाटा। अब फर्म को क्या हुआ है? घाटा हुआ है। अब देखो कैसे घाटा हुआ है, ध्यान से समझना, ध्यान से। एक बात बताओ, 2,00,000 का लोन है और बदले में 2,30,000 रुपए दे रहे हो तुम, तो मैं बोल सकता हूं ना कि 30,000 रुपए का तो घाटा ही हुआ है, 30,000 रुपए का लॉस हो गया। तो 30,000 रुपए का जो लॉस हुआ है, सबसे पहले तो भाई लोन खत्म हुआ, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। सबसे पहले लोन खत्म हुआ है तो पार्टनर का लोन अकाउंट क्या करूंगा मैं? डेबिट करूंगा। और टू लैपटॉप अकाउंट लिखूंगा? नहीं, क्या लिखूंगा? रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने से? 2,30,000 रुपए से, क्योंकि लैपटॉप कितने का जा रहा है? 2,30,000 रुपए का लैपटॉप जा रहा है ना। अब चाहे ये लैपटॉप रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, आपको पता है ना, रिकॉर्डेड चाहे अनरिकॉर्डेड, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। एक्चुअल में जब आप करने बैठोगे तो यही आएगा, रियलाइजेशन ही आएगा। ठीक है, अभी मैं उस कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि जल्दी जल्दी चीजें करवानी है, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स करवाने हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट कितना है? 2,30,000 रुपए का रियलाइजेशन अकाउंट। अब जब रियलाइजेशन अकाउंट 2,30,000 रुपए का है, ठीक है, लैपटॉप चला गया और ये लोन हमारा सिर्फ 2,00,000 रुपए का है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूं 2,00,000 के लोन के लिए 2,30,000 रुपए का सामान दे रहा है कौन? हमारा बिजनेस। तो हमारे बिजनेस को घाटा हुआ है, तो जब लॉस होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितने से? 30,000 रुपए से। अब ध्यान से देखो, यहीं पे ध्यान से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट ही क्रेडिट हो रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 से डेबिट हो रहा है और रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो इसका अगर मैं नेट इफेक्ट निकालूं इन दोनों का, अगर मैं इन दोनों का नेट इफेक्ट निकालूं, तो क्या मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि रियलाइजेशन अकाउंट जो है
वो सीधा सीधा 2 लाख रुपए से ही क्रेडिट हो रहा है। नेट इफेक्ट तो यही ले सकता हूं ना मैं। तो इसीलिए दोबारा मैं बता रहा हूं दोबारा कि भाई यहाँ पे क्या कर दिया उसने, ऑटोमेटिकली लॉस को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। समझ में आ गया। लेकिन मैं तो आपको यही बोलूंगा कि अगर आपने ऐसे किया तब भी ठीक है, लेकिन आप दोनों एंट्री करके दिखाओ, ठीक है। रियलाइजेशन को डेबिट में भी लिखो। तो अब ये फोर्थ वाला केस देखते हैं। तो भाई फोर्थ वाला जो केस है वो क्या बोला है, लैपटॉप 1 लाख रुपए का है, ठीक है, और कैश 80,000 रुपए का दे रहे हैं। तो 2 लाख का लोन है, 2 लाख के लोन के बदले 1 लाख रुपए लैपटॉप का जा रहा है, 80,000 रुपए कैश का जा रहा है। तो सबसे, और वो भी फुल सेटलमेंट में। तो अब देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो भाई लोन खत्म करना है। तो पार्टनर का लोन अकाउंट डेबिट पूरा का पूरा 2 लाख रुपए से, और क्रेडिट किसको करूंगा, टू रियलाइजेशन, क्योंकि असेट जा रहा है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, असेट जा रहा है कितने से, 1 लाख रुपए से ये चला जाएगा। टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है तो कैश भी कम हो रहा है, टू कैश अकाउंट 80,000 रुपए, है ना, यहां तक। अब एक चीज ध्यान से समझो, ध्यान से एक बात बताओ, 2 लाख रुपए का कर्जा है एक, और सिर्फ हम 1,80,000 रुपए ही तो पे कर रहे हैं ना। इसका मतलब 20,000 रुपए का क्या है, फायदा हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 रुपए का। और ये चारों केस हो गए हमारे खत्म। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR। ये वैसा ही है जैसे तुमने रिटायरमेंट डेथ और उसमें पढ़ा था एडमिशन में। तो देख लो भाई, सपोज करो 10,000 रुपए का WCR है कंपनी के पास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती वर्कमैन कंपनसेशन की, तो क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो क्या लिखूंगा, WCR अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना, जिस रेशियो में उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ सेकंड, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 4,000 रुपए हो। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है, 4,000 रुपए। तो एक बात बताओ, 10,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, 4,000 रुपए का क्लेम आ गया, तो ये तो रियलाइजेशन के थ्रू हो जाएगा। रियलाइजेशन के थ्रू क्यों होगा, क्योंकि मैं ऐसे थोड़ी लिखूंगा, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट 4,000 से डेबिट करूंगा और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कोई नया अकाउंट थोड़ी खोलूंगा मैं, क्लेम का अकाउंट थोड़ी खोलूंगा, क्लेम का अकाउंट मैं ओपन नहीं करूंगा। मैं उसके बदले क्या लिख दूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो 4,000 का तो रियलाइजेशन, और ये जो 6,000 रुपए अभी बचा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चलो, तो पहली एंट्री क्या होगी इसकी, WCR अकाउंट पूरा का पूरा डेबिट करूंगा 10,000 रुपए से, है ना, जिसमें से रियलाइजेशन पे तो भाई कितना, 4,000 रुपए चला गया, क्योंकि क्लेम आया है, 4,000 रुपए का क्लेम आया है, इसलिए 4,000 रुपए चला गया यहाँ पे रियलाइजेशन के। और रियलाइजेशन के थ्रू क्यों गया, क्योंकि नया अकाउंट में ओपन नहीं कर सकता, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, इसलिए रियलाइजेशन के थ्रू गया। और टू क्या करूंगा मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे टू कर दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, समझ लेना पार्टनर्स लिखा है, कितना से, 6,000 रुपए से। तो ये दो केस हो गए खत्म। अब नेक्स्ट केस, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000 रुपए का, यानी जितने का WCR था उतने का ही क्लेम आ गया। तो इसमें क्या दिक्कत है, WCR अकाउंट को डेबिट कर दो और टू रियलाइजेशन कर दो, क्योंकि क्लेम तो लिख नहीं सकता मैं। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 और ये भी 10,000, खत्म कहानी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 12,000 रुपए का है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है, 12,000 रुपए का। अब एक चीज बताओ मुझे, सबसे पहली चीज तो भाई WCR अकाउंट में डेबिट करूं कितने से, 12,000 रुपए से, और रियलाइजेशन और टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने का होगा, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने का होगा, थोड़ा सा गैप छोड़ो, देखो, टू रियलाइजेशन
अकाउंट। असल में ये कौन सा रियलाइजेशन है, ये क्लेम वाला। क्लेम कितना आया है, 12,000 रुपए का, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे तो 10,000 आएगा, यहाँ पे तो 10,000 आएगा, यहाँ पे 10,000 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 12,000 आएगा। यहां तक आ गया समझ में? यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 12,000 रुपए आएगा। अब ध्यान से समझना, ये कौन सा वाला है, ये जितने का क्लेम आया है वो लिखा है मैंने, और ये जितना का रिजर्व बना हुआ था। क्या मैं बोल सकता हूं 2,000 रुपए का भी हमें लॉस हो रहा है, 2,000 रुपए का हमें लॉस हो रहा है ना, तो जो 2,000 रुपए का लॉस है वो किसके थ्रू, वो कौन से अकाउंट के थ्रू जाएगा, रियलाइजेशन के थ्रू। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को भी मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। रियलाइजेशन अकाउंट को भी क्या करूंगा, डेबिट करूंगा 2,000 रुपए से। यहां तक आ गई बात समझ में? अच्छा, पिछले 2 क्वेश्चंस में एक चीज हमने छोड़ दिया भाई, कि यहां पे तो कोई क्लेम ही नहीं था, तो ये तो सीधा सीधा बढ़ गया। यहां पे 4,000 का जो क्लेम था ना, एक चीज याद रखना, आप एग्जाम में मत भूल जाना, जो क्लेम होता है उसको पे करना पड़ता है। तो ये जो 4,000 रुपए का क्लेम है उसको अब हम क्या करेंगे, पे करेंगे। तो ये जो 4,000 रुपए का रियलाइजेशन अकाउंट क्लेम के नाम से खुला था, क्लेम की वजह से, अब इसको मैं पेमेंट करूंगा, तो क्या पेमेंट करूंगा, तो रियलाइजेशन जो रियलाइजेशन क्रेडिट था उसको क्या कर दूंगा मैं, डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, और टू बैंक अकाउंट, बैंक के थ्रू पेमेंट कर दूंगा 4,000 रुपए। समझ में आ गया? ऐसे ही इसका WCR 10 का था और रियलाइजेशन क्लेम आया 10,000 का, तो अब ये रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ये पेमेंट की एंट्री कर रहा हूं। यहाँ पे तो सिर्फ हमने रिकॉर्ड किया था, यहाँ पे हमने क्लेम रिकॉर्ड किया था, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पेमेंट करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करूंगा मैं पूरा का पूरा 10,000 रुपए से, और टू यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टू लिखूंगा बैंक अकाउंट के थ्रू, मान लो पेमेंट कर रहा हूं मैं, तो 10,000 रुपए ये, ठीक है। ऐसे यहाँ पे फोर्थ केस में देखो क्या हुआ है, 10,000 रुपए WCR था वो लिख दिया, 12,000 का क्लेम था तो क्रेडिट वो कर दिया, 2,000 का लॉस था तो वो भी रियलाइजेशन के थ्रू चला गया। तो अगर तुम लोग इसको एडजस्ट करना चाहो इन दोनों को, तो नेट इफेक्ट कर सकते हो, नेट इफेक्ट कर सकते हो, नहीं करना नहीं छोड़ दो। अब एक बात बताओ, क्लेम कितने का आया है, 12,000, तो क्लेम को मैंने बोला ना, क्लेम कितने का भी आया हो आपको पे करना है, तो आप पे करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये जो क्लेम का रियलाइजेशन क्रेडिट था, अब इसको जब पे करोगे तो ये डेबिट हो जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करोगे पूरे 12,000 रुपए से, और टू बैंक अकाउंट लिख देना भाई 12,000। ये चीजें याद रखना भाई, ठीक है। ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन का केस खत्म। अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपको पता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनता है, आपने बहुत जगह पे म्यूचुअल फंड पे पैसा लगाया होगा, कहीं पे इन्वेस्टमेंट की होगी, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया होगा, तो आपको पता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्यूचर में हो सकता है कि कम हो जाए। तो उस चीज से, उस लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना करके रखते हैं। तो देखो, इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 1,00,000 रुपए की, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपका 10,000 रुपए का। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को कहां पे भेजते हैं, रियलाइजेशन में। जितने भी असेट्स होते हैं उसको कहां पे भेजते हैं, रियलाइजेशन में। तो इसको रियलाइजेशन में भेजूंगा तो इस एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने से, 1,00,000 रुपए से, और यहां भी 1,00,000 रुपए से, ठीक है। अब ये जो रिजर्व है, रिजर्व जो होता है वो लायबिलिटी साइड पे दिखता है, इसका मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। रिजर्व्स के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो इस रिजर्व्स को भी मुझे खत्म करना है। याद रखना, ये जो IFR है ना, ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना। जैसे WCR क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था पार्टनर्स के बीच में, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता भाई, ठीक है। ये पता है कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब IFR बैलेंस शीट में हो लेकिन बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट ना हो, यानी कि सिर्फ IFR बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पे IFR उस केस में क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट जब क्लोज हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो रिजर्व है वो भी क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे रियलाइजेशन में जाकर के। यहां तक आ गया बात समझ में, बस इसके अंदर इतना ही करना था हमें, समझ में आ गया।
बाकी आप लोगों ने एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में आईएफआर की ट्रीटमेंट देखी हुई है कुछ नहीं, बहुत इजी है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा, किसके अंदर ट्रांसफर कर दूंगा भाई, रियलाइजेशन के अंदर। तो आईएफआर का क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसको डेबिट करूंगा, तो आईएफआर मैं क्या लिखूंगा, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने से, 10,000 रुपए से, और ये भी 10,000 रुपए से। और यहां पे हमारा चैप्टर होता है द एंड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो, जितने भी कॉन्सेप्ट किए हैं, ठीक है, इस बार एक बार इनको देख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा कैश फ्लो का। ठीक है, 26 तारीख को एग्जाम है, उससे पहले मैं 4-5 चैप्टर जो मेन है वो सारे करवा दूंगा। चलो, इस वीडियो में इतना ही, और अपने दोस्तों को भाई शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। 26 मार्च को तुम्हारा पेपर है, उससे पहले मैं तुम्हारे इजीली 4-5 चैप्टर करवा दूंगा। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।